नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, आज के जमाने में जहां हर युवा एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ रहा है, वहीं एक ऐसा शख्स है जिसने इंजीनियरिंग के बने बनाए करियर को लात मारकर शब्दों की दुनिया चुनी। इंजीनियरिंग छोड़कर कविता, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है आर.के। परिवार ने तो हंगामा कर दिया होगा। बिल्कुल, समाज और परिवार सब खिलाफ थे, लेकिन उस बगावत से ही जन्म हुआ उस आवाज का जिसे आज पूरी दुनिया डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम से जानती है। वही आवाज जिसने कहा था, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आज हम डिकोड करेंगे डॉक्टर कुमार विश्वास की उस संघर्ष, उस पागलपन और उस जुनून को, जिसने एक साधारण लड़के को दुनिया का सबसे महंगा और लोकप्रिय कवि बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक कवि की नहीं, ये कहानी है अपने सपनों के लिए सिस्टम से लड़ जाने की। अगर आप भी अपनी बोरिंग जॉब में फंसे हैं और अपने पैशन को फॉलो करने से डर रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके अंदर आग लगा देगा। चलिए दीवानेपन की हदों को पार करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास की। हमारे पास उनके सफर को बयां करता एक लेख है जो उनके पूरे करियर का एक खाका खींचता है जी। और आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो मशहूर कैसे हुए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने हिंदी कविता के लिए एक नया बिजनेस मॉडल ही तैयार कर दिया। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या उनकी सफलता सिर्फ उनकी शायरी का कमाल है या फिर ये मार्केटिंग, परफॉर्मेंस और ब्रांडिंग की एक शानदार मिसाल है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने मोड़ से, खासकर भारत के मिडिल क्लास परिवारों के लिए। हाँ। लेख बताता है कि परिवार उन्हें इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। आज ये सुनना आसान लगता है, पर उस दौर में ये एक बहुत बड़ा विद्रोह रहा होगा। ये सिर्फ एक करियर बदलने जैसा नहीं था, ये एक तरह से पूरी पारिवारिक और सामाजिक उम्मीदों के खिलाफ जाना था। सही। लेकिन इसे उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ कहती है, जहां उन्होंने एक सुरक्षित भविष्य के बजाय अपने जुनून को चुना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस विद्रोह को सिर्फ भावना में नहीं बहने दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अकादमिक ताकत दी। यही सबसे जरूरी बात है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने सिर्फ कविता लिखना शुरू नहीं किया, बल्कि बाकायदा हिंदी साहित्यों में एमए किया और गोल्ड मेडल भी जीता। और उसके बाद उनकी पीएचडी का विषय कौरवी लोकगीतों में लोक चेतना। जी। ये सुनने में बहुत गंभीर और अकादमिक लगता है। इसका उनकी शायरी से क्या लेना देना है? यहीं पर उनकी सफलता का एक गहरा राज छिपा है। अच्छा। देखिए, कौरवी कोई किताबी भाषा नहीं है। ये दिल्ली, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली जमीनी बोली है। ओके। तो जब वो कौरवी लोकगीतों पर शोध कर रहे थे, तो असल में वो उस मिट्टी के मुहावरे, लय और भावनाएं समझ रहे थे, जहां से हिंदी का एक बड़ा दर्शक वर्ग आता है। मतलब ये एक तरह की R&D थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये उनकी कला के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट था। उन्होंने वहां से वो क्या कहते हैं, ऑथेंटिक लोक तत्व उठाया और उसे आज के शहरी दर्शक के लिए एक नए चमकीले पैकेज में पेश कर दिया। मतलब उनकी कविताओं में जो एक अपनापन और जमीन से जुड़ाव महसूस होता है, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। नहीं, उसके पीछे गहरी अकादमिक समझ और मेहनत है। बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि 1994 में वो राजस्थान में लेक्चरर भी बने। जी। तो एक प्रोफेसर की छवि और एक रोमांटिक कवि की छवि, ये दोनों साथ साथ चल रही थी। बिल्कुल। और यही नींव थी जिस पर उनकी लोकप्रियता की इमारत खड़ी हुई। वो कैसे? वो सिर्फ एक दिलकुल के आशिक की तरह नहीं दिखे, बल्कि एक पढ़े लिखे समझदार विचारक के तौर पर भी उभरे, जो अपनी जड़ों को समझता है। सही बात है। तो उनके पास ये एकेडमिक नींव तो थी, लेकिन जो धमाका हुआ, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचाया, वो किसी थीसिस से नहीं, बल्कि एक खास कविता से हुआ। हाँ। लेख में कोई दीवाना कहता है का जिक्र एक घटना की तरह किया गया है। एक घटना ही थी वो। और हमें ये सोचना होगा कि हजारों प्रेम कविताएं लिखी जाती हैं, फिर इसी एक कविता में ऐसा क्या था कि वो एक एंथम बन गई? यही सवाल है। लेख कहता है कि भाषा सरल थी और एहसास गहरे थे, पर बात इससे भी आगे की है। वो एक ऐसा दौर था जब भारत बदल रहा था, युवा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द खोज रहे थे। हाँ। इस कविता ने उन्हें वो शब्द दिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बिल्कुल। ये लाइनें सिर्फ प्यार मोहब्बत की नहीं है, ये अपनी पहचान बनाने की लड़ाई और अकेलेपन की भी है, जिससे हर युवा जुड़ पाया। और शायद यही वजह है कि ये कविता सिर्फ डायरियों में नहीं लिखी गई, बल्कि कॉलेज के फंक्शन से लेकर हॉस्टल की रातों का साउंड ट्रैक बन गई। सही कहा।
लेकिन लेख एक जरूरी बात और साफ करता है कि कुमार विश्वास सिर्फ श्रृंगार रस या प्रेम के कवि बनकर नहीं रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। आपको ऐसा लगता है? हाँ, अगर वो सिर्फ प्रेम कविताएं लिखते तो वो शायद युवाओं के कवि बनकर रह जाते। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामाजिक मुद्दों, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण और देशभक्ति पर लिखना और बोलना शुरू किया, उनका कैनवस बड़ा हो गया। तो फिर बड़ा हो गया। हाँ। प्रेम कविताओं ने उन्हें प्रशंसक दिए, लेकिन सामाजिक सरोकार वाली कविताओं ने उन्हें सम्मान और एक अधिकार दिया। मतलब वो अब सिर्फ दिल की बात करने वाले शायर नहीं रहे। नहीं, वो देश की बात करने वाले विचारक के तौर पर भी देखे जाने लगे। इससे उनका दायरा युवाओं से निकलकर पूरे परिवार तक पहुंच गया। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। जी। लेख में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि उन्होंने कवि सम्मेलन की पारंपरिक दुनिया को बदलकर उसे एक कलाकार का मंच बना दिया। इसका असल में मतलब क्या है, इसे समझने के लिए शायद हमें पहले ये याद करना होगा कि पुराने कवि सम्मेलन होते कैसे थे। बिल्कुल सही सवाल है। चलिए एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ। एक पारंपरिक कवि सम्मेलन कैसा होता था? अक्सर एक औपचारिक, कुछ हद तक शांत माहौल। सही। मंच पर कई कवि बैठे हैं, एक एक करके आते हैं, अपनी डायरी या कागज से कांपती आवाज में अपनी कविता पढ़ते हैं। कुछ वाहवाही मिलती है और वो जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं से जुड़ाव बहुत सीमित होता था। और कुमार विश्वास ने इस तस्वीर को कैसे बदला? उन्होंने उस डायरी को फेंक दिया। अच्छा। उन्होंने माइक को अपना साथी बनाया और मंच को अपना थिएटर। वो कविता पढ़ते नहीं, उसे जीते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं। हाँ, वो उसे गाते हैं, उसमें अभिनय करते हैं, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से एक पूरा माहौल बना देते हैं। हाँ। वो श्रोताओं से सीधे बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उन्हें कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। लेख में बताया गया है कि वो अकेले एक माइक के सहारे हजारों की भीड़ को पूरी पूरी रात बांधे रख सकते हैं। और यही खास बात है, ये कविता पाठ नहीं, ये एक वन मैन शो है, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है। और इसी वजह से शायद उन्हें उन जगहों पर बुलाया जाने लगा जहां पारंपरिक कवि कभी नहीं पहुंचे थे। जैसे कि IIT, IIM, यहाँ तक कि गूगल के हेडक्वार्टर में भी। ये तो किसी कवि के लिए मतलब अनसुनी बात थी। बिल्कुल। और फिर आया डिजिटल दौर। YouTube पर उनके वीडियोस का वायरल होना, सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी। ये उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उन्होंने समझा कि आज का दर्शक किताब की दुकान या कवि सम्मेलन तक नहीं आएगा, आपको उसके फोन तक पहुंचना होगा। बिल्कुल। उन्होंने अपने प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया और YouTube पर डाल दिया। इसने उन्हें एक वैश्विक दर्शक वर्ग दिया। सही। एक लड़का जो अमेरिका में बैठा है वो भी अब कुमार विश्वास को सुन सकता था। उन्होंने कविता को डिजिटल युग के हिसाब से पैक किया। इससे एक नया सवाल पैदा होता है। हाँ। क्या आज के दौर में सिर्फ अच्छी कविता लिखना काफी है? नहीं है। लेख तो यही इशारा करता है कि कुमार विश्वास की सफलता ये साबित करती है कि कवि को एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक परफॉर्मर और एक तरह से अपना बिजनेस मैनेजर भी होना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी के साथ वो देश के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कवि बन गए। हाँ। तो ये सिर्फ कला नहीं रही, ये एक आर्थिक मॉडल भी बन गया। सही कहा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कविता से न सिर्फ नाम बल्कि एक शानदार करियर भी बनाया जा सकता है। हाँ, उन्होंने कविता को एक वायबल प्रोफेशन यानी एक व्यावहारिक पेशा बना दिया। उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया, लाइव शो, कॉर्पोरेट इवेंट्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस। उन्होंने एक ब्रांड बनाया। अब बात करते हैं साहित्यिक दुनिया की प्रतिक्रिया की। जी। क्या उन्हें सिर्फ जनता की वाहवाही मिली या साहित्य के बड़े नामों ने भी उन्हें गंभीरता से लिया? लेख में कुछ बड़े नामों का जिक्र है। हाँ, और ये उनकी साख के लिए बहुत जरूरी था। क्यों? जब आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो जाती है तो अक्सर अकादमिक जगत आपको पॉपुलर कहकर खारिज कर देता है। सही। लेकिन लेख बताता है कि धर्मवीर भारती जैसे दिग्गज साहित्यकार, जिन्होंने गुनाहों का देवता जैसा उपन्यास लिखा, उन्होंने कुमार विश्वास को इस पीढ़ी का सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला कवि कहा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बहुत बड़ा। और एक और जिक्र है महान गीतकार नीरज जी का, जिन्होंने उन्हें निशा नियामक की उपाधि दी। इसका क्या मतलब है? निशा नियामक का मतलब है रात को नियंत्रित करने वाला या कंट्रोलर ऑफ द नाइट। ओके। नीरज जी खुद कवि सम्मेलनों के बादशाह माने जाते थे। उनका ये कहना कि कुमार विश्वास वो हैं जो पूरी रात के मिजाज को, हजारों लोगों की भावनाओं को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, ये उनकी मंचीय क्षमता पर सबसे बड़ी मुहर थी। अच्छा। ये दिखाता है कि पुराने उस्तादों ने भी माना कि इस लड़के ने मंच का व्याकरण बदल दिया है। तो मतलब जनता की तालियों के साथ साथ उन्हें साहित्यिक दिग्गजों की कलम का भी आशीर्वाद मिला। बिल्कुल, दोनों चीजें मिली। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? लेख का निष्कर्ष यही है
कि उन्होंने हिंदी कविता की दुनिया का कायाकल्प कर दिया। संक्षेप में कहें तो यह लेख उन्हें सिर्फ एक कवि के तौर पर नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन यानी एक सांस्कृतिक घटना के रूप में पेश करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकादमिक गहराई को मंचीय जादूगरी से मिलाया, जिसने लोक तत्व को पॉप कल्चर से जोड़ा और सबसे बढ़कर जिसने कविता को किताबों से निकालकर एक आकर्षक, मनोरंजक और आर्थिक रूप से सफल प्रोडक्ट बना दिया, जिसे आज की पीढ़ी खरीदने और सराहने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने वाले एक नौजवान से लेकर एक ग्लोबल पोएटिक आइकॉन बनने का ये सफर वाकई कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं। और इस चर्चा से ये साफ है कि उनकी सफलता का राज किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई चीजों के सही मिश्रण में है। जमीन से जुड़ी शायरी, उसे पेश करने का नाटकीय अंदाज और डिजिटल दुनिया को समझने की स्मार्टनेस। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने दिखाया कि एक कवि आज के दौर में एक सेलिब्रिटी, एक विचारक और एक सफल एंटरप्रेन्योर, सब कुछ एक साथ हो सकता है। हाँ, सब कुछ एक साथ। ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। जी। लेख जिस तरह से एक कवि की सफलता को उनकी कला के साथ साथ उनकी ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस से जोड़ता है, वो सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के इस मीडिया और शोहरत वाले दौर में महान साहित्यकार बनने का रास्ता सेलिब्रिटी बनने से होकर गुजरता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर जब एक कलाकार सेलिब्रिटी बन जाता है तो क्या उसकी कला का स्वरूप और उसकी प्राथमिकताएं खुद ब खुद बदल जाती हैं? इस पर सोचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दीवाने की जिसने साबित कर दिया कि अगर आपके हुनर में दम है तो दुनिया आपको सुनेगी भी और सर आंखों पर बिठाएगी भी। डॉक्टर कुमार विश्वास का जीवन एक ही बात सिखाता है, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनो। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप लोग क्या कहेंगे का डर छोड़कर अपने दिल की सुनेंगे। अगर आज आपको अपने पैशन पर भरोसा हुआ है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करके उस हर दोस्त तक पहुंचाएं जो कलाकार बनना चाहता है। और अब आज का वो सवाल जो आपके करियर और दिल के बीच की लड़ाई को सुलझाएगा। कुमार विश्वास ने इंजीनियरिंग छोड़ी और हिंदी साहित्य चुना। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आज ये गारंटी मिल जाए कि आप फेल नहीं होंगे तो आप अपना वर्तमान काम, करंट जॉब या स्टडी छोड़कर कौन सा पैशन फॉलो करना चाहेंगे, जैसे सिंगिंग, कुकिंग, राइटिंग या एक्टिंग? अपने उस दबे हुए सपने का नाम कमेंट में लिखें। क्या पता आज लिखने से वो सच होने की शुरुआत हो जाए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं हूँ काजल और मैं हूँ आरके। आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के दीवाने को जिंदा रखिए।